तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को आने वाले समय में और बड़े पंख लगने वाले हैं। जी हां, दरअसल विकास की दर में भारत दिन प्रतिदिन तरक्की करता जा रहा है और दुनिया भर की निगाहें भारत पर टिकी हुई हैं। तमाम रेटिंग्स एजेंसियों ने भी भारत के बढ़ते कद पर सकारात्मक उम्मीद जताई है और भविष्य को लेकर बड़े और महत्वपूर्ण आंकड़े साझा किए हैं। आइए नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। तेजी से विकसित होते भारत में तेज गति से अर्थव्यवस्था नई ऊंचाइयों को छू रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। बढ़ती आय और बचत, निवेश के अवसरों और युवा आबादी के साथ भारत ने आने वाले दशकों के लिए तेजी से विकास सुनिश्चित किया है। ऐसे में तमाम रेटिंग्स रिपोर्ट्स ने भारत की स्थिति को लेकर सकारात्मक संकेत दिए हैं। मॉर्गन स्टैनली के अनुसार भारत की जीडीपी वृद्धि का दृष्टिकोण मजबूत बना हुआ है। उम्मीद है कि वित्तीय वर्ष 2023 से 24 की चौथी तिमाही में विकास दर लगभग 7% रहेगी। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए भारत के जीडीपी विकास पूर्वानुमान को संशोधित कर 6.8% कर दिया गया है। ये कंपनी के पिछले पूर्वानुमान 6.5% से अधिक है। फर्म ने चालू वित्त वर्ष 2024 के लिए विकास दर के पूर्वानुमान को संशोधित कर 7.9% कर दिया है। एजेंसी का ये संशोधित अनुमान भारत की आर्थिक स्थिति पर एक आशावादी दृष्टिकोण के मद्देनजर सामने आया है। मॉर्गन स्टैनली ने देश की ताकत और स्थिरता पर अपना भरोसा जताया है। साथ ही मॉर्गन स्टैनली को उम्मीद है कि अगले वित्त वर्ष मुद्रास्फीति औसतन 4.5% रहेगी, जो वित्त वर्ष 2023 से 24 के 5.4% के मुकाबले कम है। हालांकि मुख्य मुद्रास्फीति 4.1% तक कम रहने का अनुमान है। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली के अनुसार भारत में निवेश दर 2022 से 23 में जीडीपी के 32.2% से बढ़कर 2026 से 27 तक जीडीपी के 36.2% पर पहुंचने की उम्मीद है। बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक के अनुसार महामारी के बाद से पूंजीगत व्यय में सुधार सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय पर जोर देने के कारण हुआ है। 1 फरवरी को पेश किए गए अंतरिम बजट में सरकार ने 2024 से 25 में पूंजीगत व्यय परिव्यय को 11.1% बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखा है। पूंजीगत व्यय का उपयोग दीर्घकालिक भौतिक या अचल संपत्ति स्थापित करने के लिए किया जाता है। वहीं S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने अगले वित्त वर्ष 2024 से 25 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को 40 आधार अंक बढ़ाकर 6.80% कर दिया। रेटिंग एजेंसी ने पिछले साल नवंबर में आगामी वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद 6.40% रहने का अनुमान जताया था। रेटिंग एजेंसी ने जारी इकोनॉमिक आउटलुक में कहा कि एशियाई उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के लिए हम मजबूत वृद्धि का अनुमान लगाते हैं। इनमें भारत, इंडोनेशिया, फिलीपींस और वियतनाम अग्रणी है। एजेंसी ने प्रतिबंधात्मक ब्याज दरों को आर्थिक विकास के लिए एक बाधा के रूप में चिन्हित किया है। S&P ने उम्मीद जताई है कि 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले आगामी वित्त वर्ष 2024 से 25 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 6.8% रहेगी। एजेंसी ने वित्त वर्ष 2025 से 26 और 2026 से 27 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को 5.5% पर बरकरार रखा है। इससे पहले बीते दिनों फिच रेटिंग्स ने भी भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था को लेकर बड़े सकारात्मक संकेत दिए थे। फिच रेटिंग एजेंसी ने अपने मार्च आउटलुक रिपोर्ट में कहा कि वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी 7% की दर से आगे बढ़ सकती है। इसमें 0.5% की बढ़ोतरी की गई है। फिच ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत में हम वित्त वर्ष 2024 में जीडीपी के 7.8% और वित्त वर्ष 2025 में 7.0% तक पहुंचने की उम्मीद कर रहे हैं। भारत सरकार ने भी हाल ही में वित्त वर्ष 2024 की जीडीपी वृद्धि के पूर्वानुमान को पहले के 7.3% से बढ़ाकर 7.6% कर दिया है। फिच को उम्मीद है कि व्यापार और उपभोक्ता विश्वास के निरंतर स्तर के बीच घरेलू मांग, विशेष रूप से निवेश, भारत में विकास का मुख्य चालक होगा। मौजूदा समय में तमाम रेटिंग्स के मद्देनजर भारत तेजी से ग्रोथ करता हुआ नजर आ रहा है और आने वाले समय में इसमें और इजाफा नजर आ सकता है। बढ़ते आंकड़ों और तेजी से निवेश के साथ भारत एक बड़ा मार्केट बनता जा रहा है, जिस पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं और उम्मीद भी जताई जा रही है कि भविष्य में भारतीय अर्थव्यवस्था में तूफानी तेजी आगे भी बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
तो साफ तौर पर ये आंकड़े बहुत कुछ कह रहे हैं और आने वाले समय में भारत के जो बढ़ते कदम हैं वो और तेज गति के साथ बढ़ते हुए नजर आएंगे। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर चरण सिंह, जो कि प्रख्यात अर्थशास्त्री और सीईओ हैं एग्रो के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर चरण सिंह जी। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि दुनिया की निगाहें इस वक्त भारत पर टिकी हुई हैं। साफ तौर पर हम जब देख रहे हैं तो क्या प्रमुख कारण आप मानते हैं जो भारत को तेजी के साथ आगे लेकर जा रहे हैं? तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, और जो आंकड़े आपने दर्शाए इधर टीवी पे, तो एकदम मैं सोचता हूं कि किस्म का निशान है हमारे लोगों के लिए, देशवासियों के लिए, कि देश किस गति से आगे बढ़ रहा है। हर कोई रेटिंग एजेंसीज, इंटरनेशनल एजेंसीज हमारी ग्रोथ रेट को अपवर्ड ही टिक कर रही हैं, और सबके मन में विश्वास है कि इंडिया का जो हमने ग्रोथ प्रोजेक्शन पहले कर रखा था उससे ज्यादा गति से इंडिया आगे बढ़ रहा है। अब आप देखिएगा, पिछले क्वार्टर में किसी को अनुमान नहीं था कि 8.4% से हम लोग आगे बढ़ेंगे, और हमने वो रिकॉर्ड बना दिया। इस बार भी लग रहा है कि हम काफी तेज गति से 7% सब लोगों का अनुमान है कि हम लोग आगे बढ़ेंगे। मुझे विश्वास है उसके आगे चले जाएंगे। इसका मूल कारण क्या हो सकता है कि ग्रोथ इतनी अच्छी रिकॉर्ड क्यों कर रही है, जबकि दुनिया भर में एक किस्म की मंदी छाई हुई है, और कुछ देशों में तो लग रहा है कि मंदी आने वाले दिनों में और छा जानी है। उसका मूल कारण ये है कि मेरी राय में, कि जो कोविड के दौरान हम लोगों ने कदम उठाए, कोविड के दौरान जो हम लोगों ने पॉलिसीज बनाई, अनलाइक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो उन्होंने बहुत ज्यादा उस टाइम पे पैसा उछाला और हमें एक किस्म का कह रहे थे कि हमें पता नहीं देश को कैसे संभालना है, हम लोग गिन मिन कर एक एक कदम उठा रहे थे। यहाँ तक कि हम लोगों ने जो अनाज फ्री देना शुरू किया, दवाइयाँ फ्री देनी शुरू की, इससे जो थोड़ा हम लोगों ने कंट्रोल किया सिचुएशन को। पर हमने कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो आप पूंजीगत की बात कर रहे थे, सरकार ने जो लगाना शुरू किया, उस दौरान उसका सब अभी असर दिख रहा है, क्योंकि वो 2 से 3 साल का उसका जेस्टेशन पीरियड रहता है। उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट 1 होता है रेवेन्यू का, और करीब 3 होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर का। जो उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट किया है हम लोगों ने, उसका अभी असर दिख रहा है। एक बात आप और याद रखेंगे, जब कोविड चल रहा था उस टाइम पे वित्त मंत्री आते थे और कहते थे एकदम हम ये करने वाले हैं, कुछ वर्षों में ये करने वाले हैं, और उसके बाद ये करने वाले। जो स्टेजेस में ग्रोथ और स्टेजेस में इन्वेस्टमेंट और स्टेजेस में एक्सपेंडिचर का अनुमान दिया गया था, वो चल रहा है, और उसी का कारण है कि नींव गहराई से रखी गई है, ग्रोथ आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और साफ तौर पर जो हम देख रहे हैं वैश्विक पटल पर जो तमाम चुनौतियां थी, जिसमें रूस यूक्रेन युद्ध भी अपने आप में बहुत मायने रखता था, क्योंकि साफ तौर पर उससे तमाम ऐसे देश हैं जो प्रभावित हुए, और भारत ने अनाज सिर्फ अपने देश में नहीं, कोविड के बाद वहां भी उसको वहां पर प्रोड्यूस किया, और साफ तौर पर उनको भी बहुत आर्थिक मदद देने की भी बात भारत की सामने आई। तो ऐसे में 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की जो हम बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भारत के बढ़ते हुए कदम को दिखाता है, और इससे ये और ज्यादा साक्षात्कार हो पाएगा। सच्चाई तो ये है कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो हम कह रहे थे शुरू में, आज से करीब 6-7 वर्ष पहले प्रधानमंत्री कह रहे थे, हम उससे काफी आगे जा चुके हैं। अगर कोविड ना होता तो अभी तक हम पहुंच चुके होते। पर अभी मुझे जो लग रहा है कि प्रधानमंत्री ने जो 2047 का रखा है टारगेट, तो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी तो जैसे यूं समझिए हो ही गई। ऑलरेडी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हम दुनिया में है, 3rd लार्जेस्ट हम बनने वाले हैं। इसके $5 ट्रिलियन इकोनॉमी तो एक छोटा सा पड़ाव मुझे अब लगता है कि बड़े बड़े हम लोगों ने पड़ाव आगे करने। जिस तरीके से ग्रोथ बढ़ रही है, और जो आपने आंकड़े दिखाए जो ग्रोथ का है, मुझे लग रहा है कि ये भी जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ेंगे, हर तिमाही में आप देखेंगे कि ग्रोथ के आंकड़े और एक्सपेक्टेशन बढ़ती जाएंगी। क्योंकि जो देश में ग्रोथ हो रही है और जिस स्टेबिलिटी से हो रही है, और जो आपने बात कही रशिया यूक्रेन की लड़ाई का, आखिर हमारे पे तो बहुत बुरा असर नहीं पड़ा, जब दुनिया भर पे असर पड़ा था, हम लोगों ने सिचुएशन संभाल ली। तेल ने भी हमें उस टाइम पे काफी हेल्प किया, रशिया के तेल ने हमें बहुत हेल्प किया, और जिस आत्मविश्वास के साथ हम लोगों ने अपने आप को कंडक्ट किया है इस सारी चीज के दौरान, वो दुनिया में अब सब लोगों को पता लग गया है कि ये देश एकदम मजबूत है, इसकी अर्थव्यवस्था मजबूत है, इसकी नीतियां मजबूत है, इनकी नीयत मजबूत है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि जो FDI भी आया पिछली तिमाही में, आपने देखा है डबल है उससे पहले में, और जो FPI भी आ रहा है वो भी 3 गुना ज्यादा आ रहा है। तो जो पूरी दुनिया की नजर इस टाइम पे इंडिया पे टिकी है कि स्टेबल इकोनॉमी है और इनकी नीतियां बहुत अच्छी हैं।
बिल्कुल, तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की जो कड़ी है उसमें लगातार भारत आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में जर्मनी और जापान को भी तमाम एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि बहुत जल्द भारत इसे पीछे भी छोड़ देगा आने वाले कुछ सालों में। तो साफ तौर पर हम देखें तो कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर सबसे ज्यादा फोकस किया जा सकता है जिससे आने वाले समय में और तेज गति हासिल हो? मुझे जो लग रहा है, जिस तरीके देश ने प्रगति की है, हम लोगों ने फार्मास्यूटिकल्स में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, ऑटोमोबाइल्स में हमारा बहुत अच्छा प्रदर्शन हो रहा है, और अभी तो जैसे हम लोगों ने देखा है अपने देश में और प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा भी है, टूरिज्म का हमारे पास बहुत ज्यादा स्कोप है, हर किस्म का टूरिज्म। मुझे बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने कहा कि शादियां इसी देश में करिएगा। तो उससे क्या होता है कि जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वहां पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ मैक्सिमम बेनिफिट एम्प्लॉयमेंट का, इन्वेस्टमेंट का हो जाता है। इसके अलावा हम लोग देख रहे हैं कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हमारे देश में अभी, क्योंकि देश में प्रगति बढ़ रही है और ग्रामीण और शहरी इलाकों का जो भेद रहता है वो कम हो रहा है, तो मुझे लगता है वो एक इलाका है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का, यहाँ पर काफी ज्यादा स्कोप है। इसके अलावा मैंने जो नोट किया है, जो कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, जो पूंजी आप बात कर रहे थे, उसमें अभी तक सरकार ज्यादा जोर डाल रही थी। सरकार ने, जैसे मैंने कहा, कोविड के दौरान भी और उसके बाद भी, इस वर्ष भी आपने आंकड़े जो देखा है 11.1% से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कैपिटल फॉर्मेशन में। उससे प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर, सरकार और प्राइवेट सेक्टर में जो गैप है वो नैरो होता जा रहा है। तो वो जो इन्वेस्टमेंट हम लोग बढ़ के हो रही है सरकार की तरफ से भी, प्राइवेट सेक्टर की साइड से भी, तो वो मुझे लगता है काफी फायदा देने वाली है। अब कहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट हो सकती है? इंजीनियरिंग गुड्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में काफी ज्यादा इसमें बढ़ सकता है। तो और आपने देखा ही है कि सर्विसेज में जब हम लोगों की एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, जब ट्रेड डेफिसिट बढ़ा है, तो सर्विसेज से उसको कैप्चर कंट्रोल किया है। सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। तो एआई जो आजकल बहुत चल रही है और डिजिटल इकोनॉमी, इनमें भी काफी इन्वेस्टमेंट की गुंजाइश है जिससे देश आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल, और बहुत से लोग ये मानते भी, तमाम एक्सपर्ट्स भी ये मानते हैं कि वैश्विक स्तर पर इंडियन जो वैल्यूएशन है वो लगातार आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, क्योंकि इंडिया वो मार्केट उनको प्रोवाइड करा रहा है वैश्विक स्तर पर जहां पर वो अपना कारोबार बड़े स्तर पर ले जा सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है जो तमाम चुनौतियों को खत्म करती है तेज गति आने में। बिल्कुल, कोई शक ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जैसे मैंने कहा ना, एफडीआई और एफपीआई दोनों, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दुगनी हो गई है। उसका इस तिमाही उसका मूल कारण ही ये है कि दुनिया भर में एक विश्वास बन गया है कि ये देश बड़ा स्थायी देश है, इसकी नीतियां बड़ी अच्छी हैं। जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो 3 गुना बढ़ा है तिमाही। उसका भी यही कारण है कि जो हमारी स्टॉक मार्केट है उसमें लोगों का विश्वास बढ़ रहा है कि इनकी इंडस्ट्री, इनके इन्वेस्टमेंट और इनकी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शंस जो हैं वो रियलाइजेबल हैं, वो सिर्फ हवाई नहीं है, उनमें काफी दम है और देश में स्थायी गुण से जो नीतियां स्थायी हैं। इस एक और बात है, इसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का भी बहुत बड़ा रोल है। एक किस्म का दुनिया भर में जैसे विश्वास बन गया है कि इस देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और पॉलिटिकल नीतियां इसी रास्ते चलते चलनी है। और जो नीतियां पीछे हम लोगों ने एक किस्म का, यूं कह लीजिए, फाउंडेशन नींव बनाई है, उसके ऊपर अभी टेक ऑफ करना है। तो वो कारण है जो मुझे लग रहा है कि देश में इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रही है, लोगों का, दुनिया भर के जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी नजर भी हमारे देश पे आई है। जी चरण जी, मेरा एक सवाल आपसे और है कि जैसा कि हम देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से जब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जो ग्रोथ इंजन है वो लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 2026 से 27 के बीच के जो आंकड़े अभी से एक प्रेडिक्शन किया जा रहा है, एक उम्मीद जताई जा रही है कि वो 36.2% के आसपास पहुंच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा, एक हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव साइन है कि आने वाले समय में इन्वेस्टर्स और ज्यादा आएंगे इंडिया में। उसमें दो राय ही नहीं है। अब देखिए, जो प्री कोविड हमारा ग्रोथ रेट था इन्वेस्टमेंट का, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन जो हम कहते हैं, उसको तो हम क्रॉस कर चुके हैं। इसका मतलब कि जो कोविड का हमारे पे असर था वो अब पीछे रह गया। और अब जब इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, 36 मॉर्गन स्टैनली ने भी कहा है कि 36% के करीब हमारा होगा। मेरा जो अपना निजी अनुमान है, हम लोग 39-40 के करीब जाएंगे। उसका कारण ये है कि जिस तरीके की अर्थव्यवस्था हमारे देश में उभर कर सामने आई है और जिस तरीके दुनिया भर में हमारे बारे विश्वास बढ़ा है मुझे, और जिस तरीके चाइना का जो हाल हुआ है, और जो छोटी छोटी कंट्रियां बांग्लादेश और वियतनाम चाइना से लेके आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रही है, इंडिया जैसे बड़ी मार्केट
किसी और के पास है नहीं, और इंडिया जैसी नीतियां इस टाइप पे किसी और के पास है नहीं। बिल्कुल, और यही तो सब बातें हैं जो अगर हम कह सकते हैं, इसको समअप करें तो कहीं ना कहीं इंडिया इसीलिए अब और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वैश्विक पटल पर भी इंडिया इस वक्त भारतीय जो अर्थव्यवस्था है और भारत जो है वो तमाम बड़े मार्केट वहां पर उपलब्ध करा रहा है, और इसीलिए सबसे पसंदीदा जो लोगों की अब हम देख रहे हैं, जो तमाम देशों की जो चॉइस है वो इंडिया बनती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत हमसे करने के लिए और विस्तार से यहां पर जानकारियां साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024 से 25 में